जब वो फेलियर बोले तुम सक्सेस बोलना, वो बोले इससे नहीं होगा तुम बोलना इस बार होगा, और उनकी हर ना को अपनी हाँ से दबा देना। फिर जब तुम दोबारा फाइट बैक करोगे और जीतोगे तब वही लोग कहेंगे इसकी सक्सेस पर तो हमको पहले से यकीन था। सक्सेस चाहिए दुनिया के नहीं अपनी सुनो, और एक ऐसा कोच चुनो जो तुम पर तुमसे ज्यादा भरोसा करे, जैसे आकाश का स्पेशलाइज्ड रिपीटर्स बैच, एक पावर पैक प्रोग्राम जो आपसे कड़ी मेहनत भी करवाएगा। प्रूफ 30 साल का सुपर्ब सक्सेस रेट। आकाश का रिपीटर्स बैच चुनो, खुद की सुनो। सक्सेस इज वेटिंग। हरियाणा सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा बेशक देती है, लेकिन बेटियों पर जो अत्याचार होते हैं, बेटियों के मामलों में जो केस महिला थाना में दर्ज होते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस की बात करें, घरेलू हिंसा के न जाने कितने मामले हैं वो थानों में लंबित है। मेरे साथ इस वक्त हरियाणा के सिरसा शहर की एक दलित परिवार की युवती मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। और सर, पुलिस की तरफ से रवैया जो बिल्कुल भी संतोषजनक नहीं रहा। उन्होंने बल्कि जातिगत तौर पे जो मैं पीछे से हरासमेंट होती है वही उन्होंने भी आगे मुझे जातिगत तौर पे हरासमेंट किया, और जो अपराध को बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया उन्होंने, और सारे अपराधियों के नाम निकाल दिए उन्होंने। मैंने हर जगह अपनी गुहार लगाई, सीएम विंडो पे भी लगाई, वीमेन सेल में भी काउंसलिंग हुई, डीएसपी साहब के भी पेश किया गया। हर जगह मैंने जो भी मेरे साथ 3.5 साल में जो भी बीता मैंने सब जगह अपनी बताई, पर कहीं पे भी मेरी कोई भी सुनवाई नहीं की गई, और सबके नाम निकाल दिए। मेरे हस्बैंड को सिर्फ दोषी बनाया, और उसके लिए भी उनको गिरफ्तारी नहीं की गई। अभी भी उनकी एंटीसिपेटरी बेल के लिए उनको पूरा टाइम दिया जा रहा है। और हर जगह जहाँ भी जाते, मैंने वीमेन सेल में वहाँ पे भी मुझे जातिगत तौर पे परेशान किया, जो भी वहाँ इंचार्ज थे सभी। उसके बाद पुलिस चौकी में जब मामला गया, वहाँ पे भी जो चौकी इंचार्ज थे उन्होंने भी मुझे जातिगत तौर पे बहुत टिप्पणियाँ की, और 1.5 घंटा तक मुझे बिठा के दबाव डाला कि तू कॉम्प्रोमाइज़ कर ले, डाइवोर्स ले लो। तो मैंने उनकी नहीं मानी। उसके बाद डीएसपी साहब के भी मैं गई, तो उन्होंने सब कुछ मामला ही रफा दफा करके सिर्फ मेरे हस्बैंड को दोषी बनाया। तो उस क्या जिस तरह से सरकार ये वादा करती है कि महिलाओं पे जो है इस तरह की शिकायतें होती है तुरंत कार्रवाई होती है, क्या ये पूरा मामला था? कब शादी हुई आपकी? ये अंतरजातीय विवाह किस तरह से था? क्या दोनों परिवारों की सहमति किस तरह से थी, अगर उसकी बात हम करें? जी सर, ये दोनों परिवार की सहमति से ही हुआ था। 15 जनवरी 2017 को हम इंटरकास्ट थे, मतलब कि मैं दलित परिवार से थी, तो वो स्वर्ण फैमिली से था, पर दोनों फैमिली के मर्जी से खुशी खुशी सब कुछ हुआ। तो उसके कुछ दिन बाद ही जो मेरी मदर इन लॉ थे और मेरे फादर इन लॉ, मेरी ननद थी जो, ये सभी मुझे जातिगत तौर पे बहुत ज़्यादा टिप्पणियाँ करते थे, जाति सूचक शब्द बोलते थे कि तू छोटी जाति की है, कुछ लेके नहीं आई है, तूने नाक कटवा दी। हमारे रिश्तेदारों ने आना बंद कर दिया है, किचन में एंटर नहीं करने देते थे, घर की जो मंदिर बना था उसमें एंटर नहीं करने देते, सामान को हाथ नहीं लगाने देते। मतलब जितना उनसे टॉर्चर किया गया उन्होंने पूरी कोशिश की। मुझे 8 महीने तक ऊपर कमरे में रखा, मुझे नीचे ही नहीं आने दिया। कभी खाना देते थे रात का, कभी नहीं देते थे, जूठा खाना खिलाते थे। कुछ भी है तो छोटी जाति के कुछ भी खा लेगी, क्या फ़र्क पड़ता है। जॉब के लिए कहते थे छोटी जॉब कर ले, तुम क्या बड़ी अधिकारी लगेगी क्या। तो हर चीज़ के लिए मेरे हस्बैंड जो चिट्टे के नशे के आदी थे, जब मुझे पता लगा मैंने बताया अपनी इन लॉज को कि ये चिट्टे के नशे को, तो वो बोले तू गलत है इसमें, छोटी जाति की लड़कियां होती ही ऐसी हैं कि तू हमारे बेटे पे ब्लेम कर रही है, तो एक्चुअल में तेरी गलती है इसमें, तो तू बदनाम कर रही है, तेरे को हम घर से निकाल देंगे, इसकी तो हम दूसरी शादी कर देंगे और तू भटकती फिरेगी। सारे प्रशासन में जो भी एसपी डीएसपी है हमारी चलती है, तो कुछ नहीं कर पाएगी। इसी दौरान फिर मेरे हस्बैंड थे जो वो मेरे को चिट्टे के नशे के लिए मारते पीटते थे, 2 लाख लाने के लिए घर से कंपेल करते थे कि तू लेके आ। तो मैंने बोला मेरे फादर साहब नहीं दे सकते, जो उनसे बना पड़ा उन्होंने मेरी शादी में सब खर्च कर दिया। तो उसके बाद जब मेरे हस्बैंड और ये मिसअंडरस्टैंडिंग होने लगी, तो जो मेरा देवर था ना, तो उसने इसका बीच का फ़ायदा उठाते हुए वो मेरे साथ गलत हरकतें करता, कभी हाथ पकड़ता, कभी ड्रिंक के लिए ऑफर करता। ये बात मैंने अपने हस्बैंड को बताई, तो बोले थे ये मजाक कर रहा होगा। एक दिन तो उसने सारी हदें पार कर दी। 16 फरवरी 2018 की बात है, घर पे कोई नहीं था, मेरी सास थी नीचे थी, मैं ऊपर वाले फ्लोर में अपने रूम में थी। तो वो ऊपर आया और मेरे साथ सर उसने इतनी गंदी हरकतें की कि मुझे बेड पर गिरा के मेरे साथ यौन शोषण बनाने की कोशिश की, जिससे मैंने उसको धक्का मार के नीचे फेंका और मैंने चिल्लाई। मैंने अपनी सास को बताया कि देखो ये ऐसा करने के, वो घर से भाग गया। मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन करके बुलाया, तो उसके बाद मेरे ससुर भी आगे, वो कह रहे तू यहीं पे चुप कर जा, इसमें तेरी बदनामी होगी, हम तेरा ही नाम लगा देंगे, तेरे से कौन शादी करवाएगा, तू वैसे भी दूसरी जात की है, हमारी जात में आई है तो
ज़्यादा बकवास मत कर। उसके बाद मुझे इन्होंने इतना डराया धमकाया कि मैं नहीं बोली। उसके बाद मेरी ननद को बुला लिया मेरी सास ने। 2 दिन के बाद फिर ये कहने लगी, पहले तो ये मेरे बड़े बेटे पे इल्ज़ाम लगाती थी, अब इस पे भी लांछन लगाने लगी। ये छोटी जात की लड़कियाँ, मेरी ननद कहती ऐसी ही होती हैं ये तो। मैंने कहा आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? ऐसा कहने से वो मेरे को पिटाई करने लगी, मेरे सिर के बालों से पकड़ के मुझे मारने लगी। मेरे हस्बैंड ऊपर ही थे, मैं चिल्लाई तो वो नीचे आए और मुझे ऊपर ले गए। उसके बाद सर पता नहीं इन्होंने, मेरा सिर दर्द होने लगा, दूध गर्म के बहाने इन्होंने दूध पिलाया, जिसके बाद मुझे बहुत घबराहट हुई। घबराहट होते मैं चिल्लाने लगी बहुत ज़ोर से। तो हमारा ओपन है ऊपर से घर, तो सारे गली के आसपास के लोग आए इकट्ठा होके कि क्या उनके घर में कौन चिल्ला रहा है। देखते तो मुझे वॉमिट होने लगी। लोग कह रहे हैं कि डॉक्टर को बुलाओ, इसको क्या हो गया है। तो इन्होंने डॉक्टर को लेके नहीं कहा, डॉक्टर को लेके जाओ। तो इन्होंने उनको बुलाने की बजाय ये कह रहे इसने गोलियाँ खाई है, मेरा नाम लगा दिया। हालांकि मुझे कुछ पता भी नहीं था गोलियाँ थी या क्या था। तो डॉक्टर को कोई लोकल डॉक्टर बुलाया, उसने इंजेक्शंस वगैरह लगाए। उसके बाद 8 महीने तक इन्होंने मुझे कहीं भी आने जाने नहीं दिया, कोई खाना नहीं, नीचे तक भी मुझे जाने नहीं देते थे। उसके दौरान फिर मेरे ससुर ऐसी मेरे साथ कह रहे हैं, बेटा मैं तो कुछ नहीं कहता ना, तो भी तू मेरी बात मान, यहाँ तो तेरी सास तेरे को एंटर नहीं करने देती। कभी वही सरगंदी हरकतें, छेड़छाड़, कभी हाथ पकड़े, कभी हम कमर में हाथ लगा के। तो कह रहा तेरे को मैं अलग घर ले दूंगा, मेरी तो सरकारी नौकरी है। तो मैंने कहा आप मेरे साथ ऐसे क्या करते हैं ससुर आपके? सर वो कैनरा बैंक में 4th क्लास एम्प्लॉय हैं जी सर। तो वो मेरे को ऐसे कहते हैं कि स्कूटी ले दूंगा, लालच देते थे हर बात पे। तो मैंने कहा मेरे साथ आप ऐसी हरकतें मत करो। तो मैंने अपने हस्बैंड को बता दिया। फिर मैंने कहा अब 3 नवंबर की बात है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा गलत करने लग गए। कि फिर मैंने उनको बोला कि मैं नहीं अब रहूँगी इस घर में, तो मैं सबको बताऊँगी ये चीज़ कि मेरे से बर्दाश्त नहीं। कभी आपका भाई पहले ऐसे किया, अब आपके पापा कर रहे हैं। तो वो कह रहे तो किसी को मत भाई, मैं तेरे को इस घर से ले जाऊँगा। फिर उसके बाद सर 5 नवंबर को हम रेंटेड हाउस में चले गए। वहाँ पर मेरा देवर और ससुर आते मुझे धमकाते रहते। पूरे केस को लेकर के आप क्या मांग करती हैं, क्या होना चाहिए? सर जो भी इन्होंने डीएसपी सर है, सबने जो मिली भगत करके मेरे ससुराल वालों के साथ सबके नाम निकाल दिए। 6 के 7 लोग थे, इसमें से 6 के तो नाम निकाल दिए। जो मेरे साथ सेक्स असॉल्ट हुआ है उसका इन्होंने बिल्कुल कोई भी धारा ईजाद नहीं की है। जो जातिगत तौर पे मुझे इतना परेशान किया है, इतनी प्रताड़ना मैंने झेली है सर, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। तो मेरी यही मांग है कि निष्पक्ष जाँच करके इन 7 के खिलाफ कार्रवाई की जाए, उनकी गिरफ्तारियां जल्द से जल्द की जाएं। जी धन्यवाद। तो आपने देखा कि किस तरह से एक युवती न्याय के लिए थानों में चक्कर काट रही है, सरकार से बार बार गुहार लगा रही है, लेकिन पुलिस का जो रवैया है वो उसी तरह से है जिस तरह से इस युवती ने बताया। लगातार हमारे साथ आप बने रहिए। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दीजिए ताकि इस युवती की आवाज़ सरकार तक जरूर पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया।